नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। देश दुनिया की तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने को मंजूरी। कोरोना महामारी के दौरान शुरू की गई स्कीम सितंबर तक रहेगी जारी। 80 करोड़ लोगों को मिलेगा योजना का फायदा। शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। फ्री राशन योजना को 3 महीने और बढ़ाने को मंजूरी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमापति शास्त्री बनाए गए प्रोटेम स्पीकर। जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए डब्ल्यूएचओ के साथ समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समृद्ध पारंपरिक प्रथाओं का लाभ उठाने में योगदान देगा केंद्र। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, पारंपरिक दवाओं को वैश्विक पहचान दिलाने का मौका। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने की रूस से फिर शांति वार्ता की अपील। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वार्सा में यूक्रेन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों से मुलाकात। यूरोपीय संघ अमेरिका ने की रूसी ऊर्जा संबंधी समझौते को खत्म करने की घोषणा। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन का मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आगाज। उद्घाटन मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला। 29 मई तक प्रतियोगिता में खेले जाएंगे 74 मैच। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां देहरादून के राजभवन में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति 27 मार्च को हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में सोमपल्ली सोमैया गरुड़ की आत्मकथा पूर्ति पदार्थ श्री सोमैया का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सिद्धांतों के साथ उत्पन्न हुए कई सिद्धांत राष्ट्रवाद की अवधारणा के प्रति उपेक्षा के कारण अपनी चमक खो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को 7 देशों के बिस्मटेक समूह के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। डिजिटल माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को विस्तार देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभावकों और अध्यापकों को इस साल परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि परीक्षा पे चर्चा के दौरान हल्का फुल्का संवाद होता है। परीक्षा और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बात करने का अवसर मिलता है। इस साल 1 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने मतदान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के बावजूद संसद में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर निराशा जताई है। वो संसद रत्न अवार्ड 2022 समारोह को संबोधित कर रहे थे। संसद की वित्त, कृषि, शिक्षा और श्रम मंत्रालय की 4 समितियों के साथ साथ 11 सांसदों को उनके योगदान के लिए संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव और श्रीलंका की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वो द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। मालदीव में वो भारत के सहयोग से चल रही कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री 28 मार्च से 30 मार्च तक श्रीलंका का दौरा करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में आज पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक हुई। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान, विभिन्न मुद्दों पर आंदोलनों की रूपरेखा और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता बनना तय है। वे करहल विधानसभा सीट से चुने गए हैं। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही आज आधी रात से फिर शुरू हो रही है। करीब 2 वर्ष के अंतराल के बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन शुरू होगा। नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी थी।
नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 1 अप्रैल से भारत की 3 दिवसीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए 2 अप्रैल को वार्ता करेंगे। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से शेर बहादुर देउबा की विदेश की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा और अब 30 सितंबर तक ये लाभ जारी रहेगा। ये योजना मार्च 2022 में खत्म हो रही थी। कोरोना काल में अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्न योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो चना हर महीने दिया जाता है। यह अनाज राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब लोगों को मिलता है। उत्तर प्रदेश में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को 3 महीनों तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मुफ्त राशन योजना को पहले मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया था। इसमें 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत अगले 3 और महीने तक खाद्यान्न योजना के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को दाल, नमक, चीनी के साथ खाद्यान्न मिलता रहेगा। बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योजना के अंतर्गत राज्य की 15 करोड़ अंत्योदय जनता को 15 किलोग्राम खाद्यान्न और पात्र परिवारों को 5-5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता रहेगा। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें राज्य में सुशासन की स्थापना को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमापति शास्त्री को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। रमापति शास्त्री गोंडा जिले के मनकापुर से बीजेपी विधायक हैं। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रमापति शास्त्री उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 8 बार के विधायक रमापति शास्त्री पिछली योगी आदित्यनाथ सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। जामनगर में वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र यानी ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना होगी। इसके लिए जिनेवा में भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 21 अप्रैल 2022 को गुजरात के जामनगर में शिलान्यास समारोह होगा। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि ये अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। इससे भारतीय पारंपरिक औषधि और चिकित्सा पद्धति को दुनिया में नई पहचान मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना को 9 मार्च को मंजूरी दी थी। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इस केंद्र की स्थापना का मार्ग और मजबूत हो गया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 13 नवंबर 2020 को आयुर्वेद दिवस के अवसर पर भारत में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की घोषणा की थी। ये अकेला WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन होंगी दुनिया में। तो इसलिए मैं मानता हूं इसके जरिए हमारे देशवासियों को दुनिया में परंपरागत चिकित्सा पद्धति में नेतृत्व देने के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिला है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ एक करार किया है। इसके तहत गुजरात के जामनगर में केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें करीब 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा। इस करार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह एक सराहनीय पहल है। आयुष मंत्रालय ने आज भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए बड़ा कदम बढ़ाया है। लिहाजा मंत्रालय ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर की स्थापना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की पारंपरिक दवाएं और स्वास्थ्य पद्धतियां विश्व स्तर पर बहुत लोकप्रिय हैं। WHO ग्लोबल सेंटर हमारे समाज में तंदुरुस्ती बढ़ाने में काफी मदद करेगा।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का जांच दल आज फिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगदुई गांव पहुंचा और हिंसक घटना की जांच शुरू की, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी। 20 लोगों की सीबीआई टीम उस घर के भीतर गई जहां जलकर खाक हुए 7 लोगों के शव बरामद हुए थे। सीबीआई ने कहा कि आज से जांच शुरू कर रहे हैं और हमें युद्ध स्तर पर जांच करनी है क्योंकि हमें तय समय में काम पूरा करना है। सीबीआई ने विभिन्न धाराओं के तहत 21 आरोपियों को नामजद किया है। सीबीआई फॉरेंसिक अधिकारियों ने भी जले हुए घरों का दौरा किया और नमूने एकत्रित करने शुरू किए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम हत्याकांड की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 7 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और दूसरे बीजेपी नेताओं ने बीरभूम हिंसा के विरोध में पदयात्रा निकाली। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सिर्फ हत्यारे को गिरफ्तार करने से काम नहीं होगा, बल्कि इस घटना के साजिशकर्ता को भी जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। उधर अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने भी पश्चिम बंगाल में हत्याओं और बीरभूम हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं ने हावड़ा में विरोध मार्च निकाला। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें राज्यवार, साथ ही आपको बताएंगे जो बाइडेन की पोलैंड यात्रा से जुड़ी खबर। बने रहिए संसद टीवी के साथ। Today, India is one of the strong military power, including missiles. We are very, very strong. Where we have right from Agni, Prithvi, Akash, Nag, Trishul, BrahMos, interceptor missile, submarine launched missile, Nirbhay. India had started testing some key technologies, a state-of-the-art technology for guided missiles, and the world was alarmed. Our missile regime and the results that we have seen over the years is clearly something which is a matter of pride for the country, which is a benchmark for many other countries in the world. Watch our special presentations in The Defenders only on Sansad TV. India is swiftly creating world-class infrastructure and is aiming to emerge as the global manufacturing hub in the post-COVID world. Industrial corridors offer an effective solution by integrating industry with its relevant infrastructure needs. Any investor who want to set up the units, they'll get developed plot of land with plug-and-play facility. We provide all the infrastructure requirements of any industry, which helps them become competitive at the global stage. We'll be able to generate employment for about 1 lakh people and beyond. I appeal to all of you. मामले में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाइए। मैं आपकी अनुमति से कोई सरकार इस पे विचार कर रही है। What is important for all of us to realize is What I want to ask the Honourable Minister. What specific intervention are you doing? पॉलिटिक्स कर देश में भेद खड़ा नहीं करना चाहिए। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। a report of the Department of Parliament Standing Committee. प्रश्न ये है कि विधेयक पारित किया जाए। हमारे मंत्रालय ने 6 साल में आम जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था है। वाइब्रेंट भारत में इस बार देखिए जयपुर लिट फेस्ट की हलचल। पंजाब और गोवा से अनोखे लोक रंग। दिल्ली से कला और संस्कृति की बहुत सारी बातें। वाइब्रेंट भारत रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के सांगली में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्य महाराष्ट्र में हो या भारत में या कहीं और, उसे किसी भी प्रकार की राजनीति को बीच में लाए बिना पूरा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागरमाला परियोजना के 7 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इसके तहत 45,000 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस दौरान उन्होंने सागरमाला कार्यक्रम के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी पेश किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,278 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की गई। वहीं मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने का प्रस्ताव रखा, जिससे करीब 80,000 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। रितु खडूरी उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुनी गई हैं। अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नामांकन होने से रितु खंडूरी को निर्वाचित घोषित किया गया है। रितु खंडूरी कोटद्वार विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें इसके लिए बधाई दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पंचमढ़ी में मंत्रिपरिषद की 2 दिवसीय चिंतन बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको हम जनता के बीच बांटेंगे। जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव व सेवानिवृत्त आईएएस विजय वर्धन नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा निवास में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वहीं सूचना आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त आईएएस एसएस फुलिया ने शपथ ली है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गठबंधन जारी रखने की बात कही है। पार्टी के नवनिर्वाचित 8 विधायकों के साथ बैठक में विधानसभा चुनाव की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मानसा में पिंक वॉलवर्म के हमले से प्रभावित कपास किसानों को मुआवजा चेक सौंपे। उन्होंने कहा कि लोग ईमानदार हैं, लेकिन व्यवस्था को ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा, हर काम हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल इंडिया पर 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाये को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है और इसे जल्द चुकाए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर ये राशि नहीं मिली तो राज्य में कोयला खनिज पर बैरिकेडिंग और ताला लगा दिया जाएगा। ओडिशा में शहरी निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीजू जनता दल ने 108 शहरी स्थानीय निकाय परिषदों में से 95 पर जीत हासिल की है। बीजेपी को 6, कांग्रेस को 4 और निर्दलीयों को 3 सीटें मिली हैं। केरल में निजी बस ऑपरेटर ईंधन की बढ़ती कीमतों के जवाब में किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु के मदुरई जिले के थिरुवल्लुवर में पारंपरिक मछली पकड़ने का त्योहार मनाया जा रहा है। ये त्योहार हर साल गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ मनाया जाता है। इस दौरान लोग तालाब में मछली पकड़ते हैं और इस बार भी हजारों की संख्या में लोग इस उत्सव में शामिल हुए हैं। और बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए शुरू की गई नीतियों और परियोजनाओं की स्वीकृति का प्रमाण है। अमित शाह ने गांधीनगर में 34 गांवों के लिए 22 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखते हुए कहा कि 4 राज्यों की जनता ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा दिखाया है और इन राज्यों में कांग्रेस का करीब करीब सफाया हो गया है। वहीं अमित शाह ने गांधीनगर के कलोल टाउन हॉल में रेलवे फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया है। इससे पहले अमित शाह ने अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में गुजरात के पहले ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कॉलेज का एक डाइट सेंटर का उद्घाटन किया, जिससे गुजरात इस तरह का संस्थान शुरू करने वाला देश का 5वां राज्य बन गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस से युद्ध को समाप्त करने के लिए फिर से बातचीत करने की अपील की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन शांति के लिए अपने किसी भी क्षेत्र को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होगा।
व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्र के नाम कल रात अपने वीडियो संबोधन में रूसी जनरल स्टाफ के उप प्रमुख कर्नल जनरल सर्गेई रुड्स्कोई को जवाब देते हुए दिखाई दिए। रुड्स्कोई ने कहा कि रूसी सेना अब मुख्य लक्ष्य डोनबास की मुक्ति पर ध्यान केंद्रित करेगी। रूसी सेना यूक्रेन से और अधिक क्षेत्र को नियंत्रण में करने के लिए जूझ रही है, जिसमें मरियुपोल शहर भी शामिल है। जेलेंस्की ने कहा कि अब भी रूस कीव या खार्किव पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की कतर के दोहा फोरम में वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े। उन्होंने तेल और गैस संपन्न कतर और अन्य देशों से उत्पादन बढ़ाने की अपील की, जिससे रूसी ऊर्जा आपूर्ति में कमी को पूरा किया जा सके। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व के शक्तिशाली देशों से उनकी मदद के लिए आगे आने की अपील की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वार्सा में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा से मुलाकात की। उनका यूक्रेन के विदेश और रक्षा मंत्रियों से मुलाकात का आज दौरा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण भागकर आए 20 लाख से अधिक शरणार्थियों को पनाह देने के लिए पोलैंड की सराहना की। उन्होंने रूस पर नाटो में फूट डालने की कोशिश का आरोप लगाया और संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया। इससे पहले जो बाइडेन ने अमेरिका के उन हजारों सैनिकों में से कुछ से मुलाकात भी की, जिन्हें मानवीय सहायता में मदद करने और नाटो के पूर्वी छोर पर अमेरिकी सेना की उपस्थिति बढ़ाने के लिए पोलैंड की सीमा के करीब भेजा गया है। यमन में हूती विद्रोहियों से लड़ रहे सऊदी अरब के गठबंधन ने लाल सागर तट पर स्थित रणनीतिक महत्व के एक शहर में हवाई हमले किए हैं। इससे पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जेदा शहर में फार्मूला 1 स्पर्धा से पहले शुक्रवार को एक तेल डिपो पर हमला किया। यह विद्रोहियों का अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल हमला है। हमले में उस तेल डिपो को निशाना बनाया गया है जिस पर हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों ने हमला किया था। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्विटर पर इस हमले की निंदा की है। चीन ने सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए बोइंग 737 विमान हादसे में 132 के मारे जाने की औपचारिक पुष्टि कर दी है। बचाव दल ने 120 लोगों के डीएनए की पहचान कर ली है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के विमान का ब्लैक बॉक्स बुधवार को ही क्षतिग्रस्त हालत में बरामद कर लिया गया था। 15वें क्रिकेट इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज आज मुंबई में हो गया है। उद्घाटन मैच वानखेड़े स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पिछली बार की उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच है। 65 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में कुल 74 मैच खेले जाएंगे। 70 लीग मुकाबलों में से 55 मुंबई में और 15 मैच पुणे में खेले जाएंगे। इस संस्करण में 4 प्लेऑफ के लिए 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 5-5 के 2 ग्रुपों में बांटा गया है। आईपीएल के इस सीजन के लिए बीसीसीआई ने 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जॉयंट्स और गुजरात नाइट राइडर्स टाइटंस शामिल की है। महिला विश्व कप में कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला होगा। भारतीय टीम महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए रविवार को दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। अब तक भारतीय टीम अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी है। 3 जीत और 3 हार के बाद वह 6 अंक लेकर 5वें स्थान पर है और अब उसे आखिरी लीग मैच हर हालत में जीतना होगा। रविवार का मैच जीतने से भारत अंतिम 4 में पहुंच जाएगा। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वह तालिका में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर है। और चलते चलते अब आपको छोड़ जाते हैं शिकागो के ब्रुकफील्ड चिड़ियाघर की तस्वीरों के साथ। ब्रुकफील्ड चिड़ियाघर में जानवरों की 450 से अधिक प्रजातियां हैं, जहां पर आज इनकी दावत चल रही है। तो चलिए आप भी देखिए इस दावत के नज़ारे। और इस बुलेटिन में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।